हमारा देश भारत कराएगा विश्व गुरु के रूप में, और उसका एक प्रमुख अंग है प्राणियों में सद्भावना हो। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ये 400 एम्बुलेंस यहां खड़ी है, 400 एम्बुलेंस। इन एम्बुलेंस में सब सुविधाएं हैं। एक पशु चिकित्सक होगा, पैराबेट होगा, सहायक सह चालक होगा, कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1962, आप नोट भी कर लें, 1962 ये नंबर है गो एम्बुलेंस की सेवा के लिए। अभी तक एम्बुलेंस नंबर 108 हुआ करती थी। इंसान अगर बीमार होता था तो फोन किया जाता था, पर एम्बुलेंस दरवाजे पे पहुंच जाती है। 108 नंबर मुझे अच्छी तरह याद है। मुरलीधर जी, अध्यक्ष जी भी बैठे। हमने पिछले चुनाव में जनता को, जब हमने संकल्प पत्र जारी किया था, तब ये कहा था कि हम गौ माता के लिए भी एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करेंगे। आज वो दिन आ गया है बहनों और भाइयों, आज वो दिन आ गया है जब एम्बुलेंस केवल इंसान के लिए नहीं होगी, गौ माता के लिए भी होगी, और अन्य पशुओं का भी इलाज करना होगा। तो आप 1962 नंबर घुमाएंगे, ये एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी जहां बीमार गौ माता है। क्योंकि मैं जानता हूं गांव में गाय बीमार हो जाए, पशु बीमार हो जाए, तो इतनी दूर अस्पताल में कैसे पहुंचे, ये बड़ा संकट था। गाड़ी में लाद के ले जाना एक बड़ी समस्या थी। इसलिए अस्पताल नहीं ले जाएंगी, अस्पताल खुद जहां गौ माता बीमार होगी वहां चलता फिरता अस्पताल पहुंच जाएगा। ये अद्भुत पहल है सचमुच में, जिसका आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। और आज ये 400 एम्बुलेंस एक साथ हर एक ब्लॉक के लिए, एक ब्लॉक में एक एम्बुलेंस रहेगी। अगर गौशाला से फोन होगा तो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। अगर गांव में किसी किसान के घर से या गोपालक के घर से भी फोन होगा तो तत्काल एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी और इलाज करने का काम करेगी। इस अद्भुत पहल के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको चलाएंगे। लेकिन इस अवसर पर मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूं। जो काम किए जा रहे हैं उसके बारे में गुलशन बावरा जी ने विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है, काम किया है। देखिए, गाय अगर बचाना है तो समाज का सहयोग आवश्यक है। एक दुर्भाग्य था कि जब तक बैलों से खेती होती थी, बैलों को हम संभाल कर रखते थे, उनके लिए जमीनें हमने पड़ती छोड़ी थी, उनके लिए घास होता था। लेकिन धीरे धीरे सारी पड़त भूमि समाप्त हो गई, उनकी जगह खेत बन गए, ट्रैक्टर आ गए, मैकेनाइजेशन हो गया। तो बैल का क्या करेंगे? और कई जगह बैल का जब कोई काम ही नहीं है तो मारो लठ और छोड़ दो सड़क पे, जहां जाना हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, ये दृष्टिकोण बदलने का हमको काम करना पड़ेगा। केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज को भी जुटना पड़ेगा। और मैं प्रणाम करता हूं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर। ये वही लोग हैं समाज के जो गौ सेवा के लिए जुटे हैं, जो गौ सेवा के लिए आए हैं। क्योंकि हम सबके बिना काम नहीं चलेगा, एक हमको व्यवहारिक बनना पड़ेगा। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में हमने गोवंश के वध पर प्रतिबंध लगाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हमने किया है। हमने ये भी तय किया है कि अगर कोई गौ हत्या का पाप करेगा तो सीधे उसको 7 साल की सजा दी जाएगी। ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बना दिया है। गोवंश पर पूर्ण प्रतिबंध और परिवहन के मामले में भी दोष सिद्ध होने पर कारावास। लेकिन हम एक चीज और आज तय करेंगे कि गौ का अवैध परिवहन होता है, अवैध परिवहन होता है तो वो वाहन से होता है। इसलिए हम एक नया कानून और बनाएंगे कि अवैध परिवहन करते हुए, देखो 2 परिवहन होते हैं। एक, अगर कोई ईमानदारी से गाय खरीद के लाया और वो दूसरे स्थान पर ले जाना चाहता है, तो मध्य प्रदेश सरकार की भी योजना अभी हमने बनाई। जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा तो उसके लिए गाय जरूरी है। और गाय जरूरी है तो क्योंकि गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, उसी से घनामृत बनना है, उसी से जीवामृत बनना है। लेकिन गाय को पालने के लिए ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनको 900 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे गाय के पालन के लिए, ताकि वो
गाय रख सके और गाय का पालन कर सके। ये काम अभी ऐसे 22,000 किसानों को इसी महीने में हम 900 रुपया की किस्त जारी कर रहे हैं। प्रति माह 900 रुपया हम देंगे ताकि गौ सेवा के काम में लगे। दूसरे हमको करना पड़ेगा, एक मैं अवैध परिवहन की बात कर रहा था, तो एक तो वैध परिवहन होता है कि अब हमने योजना बनाई कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन भी आदिवासी क्षेत्रों में अगर गाय खरीदेंगे और गो पालन का काम करेंगे तो 2 गाय देंगे और 90% सब्सिडी उनको देंगे। 90% पैसा सरकार देगी, 10% केवल उनसे लेंगे। बाकी जो है उनसे 75% सरकार देगी कुछ क्षेत्रों में गो पालन के लिए और 25% उनसे लेंगे। तो एक तो वैध परिवहन होता है गाय का, बैल का, भैंस का, गोवंश का, जिसमें भैंस शामिल नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वैध परिवहन होता है। लेकिन अगर कोई अवैध परिवहन करेगा गो माता को काटने ले जाने की दृष्टि से, तो उसका परीक्षण करके वैध परिवहन जारी रहेगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह गो माता को या गोवंश को ले जाना पड़ता है। लेकिन अवैध परिवहन कोई करेगा तो अब उसका वाहन राजसात कर लिया जाएगा। ये कानून हम बना रहे हैं, क्योंकि बिना वाहन राजसात के लोग मानते नहीं है। छोटा मोटा जुर्माना करके छोड़ दिया तो ये कुप्रवृत्ति बनी रहती है। तो सरकार की तरफ से गौशालाओं के संचालन के लिए, बाकी व्यवस्थाओं के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। लेकिन एक बात और, पुराने समय में गाय से खेती होती थी, बैलों से खेती होती थी, इसलिए प्रेम से गोपालन करते थे। अब हमको गाय को आर्थिक रूप से भी गोबर, गोमूत्र, गोबर के अनेकों उत्पादन, उनको बहुत लाभदायी बनाने का काम भी करना पड़ेगा। और इसलिए गाय के गोबर से सीएनजी बनाने का प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं जबलपुर में, तेजी से काम हो रहा है और मुझे लगता है कि सितंबर तक वो काम पूरा हो जाएगा। गाय के गोबर से सीएनजी बनाई जाएगी। सीएनजी मतलब गैस, जिसपे रोटी भी बनेगी। और जगह जगह हम गोवर्धन प्लांट लगाएंगे, जिससे गोबर खरीदेंगे और गोबर खरीद के उससे हम सीएनजी गैस भी बनाएंगे, जिसका उपयोग अनेकों है। आप जानते हैं, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अभी जबलपुर में काम चल रहा है, इंदौर में गोवर्धन प्लांट बना है, जगह जगह अब ऐसे प्लांट हम बढ़ाने का काम करेंगे। आगर में, सालरिया में आप जानते हैं 5,000 की संख्या का गो अभयारण्य बनाया है, हमने तय किया है। मैं गो सेवकों से भी कहना चाहता हूं, ये सरकारी तंत्र गो सेवा का, गाय की गौशाला को चलाने का काम बहुत बेहतर ढंग से नहीं कर सकता और इसलिए जरूरी है कि समाज से भी आगे आए। अब आगर की गौशाला को हमने एक प्रतिष्ठित गौशाला चलाने वाली संस्था को दिया है, उनको पैसे हम संस्था को देते हैं। सरकारी कर्मचारी की बजाय संस्था के लोग गौशाला चला रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक गौशाला चल रही है। रीवा जिले में आपको मैं बताना चाहता हूं, वसावन मामा 51 एकड़ क्षेत्र में गोवंश और वन विहार विकसित करने का काम किया है। ये प्रयास है, लेकिन ऐसे अनेकों प्रयास हमको और करने पड़ेंगे। अधूरी पड़ी गौशालाएं तेजी से पूरी की जाएंगी और उनमें हमारी कोशिश रहेगी कि यथासंभव समाज सेवियों के माध्यम से ही वो गौशाला चले। गौशालाओं से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको पता है आचार्य विद्यासागर जीव दया पुरस्कार देने का भी लगातार काम हो रहा है। एक दूध का जो व्यवसाय है वो लाभ का व्यवसाय बने, इसके लिए भी 3,85,000 से अधिक पशुपालकों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का काम भी किया है। अभी लंपी वायरस से कैसे हम बचा पाए अपनी गोवंश को, उसके लिए भी दिन और रात हमने प्रयास किया है। लेकिन इसके साथ मैं फिर कहता हूं, प्रदेश की हर गौशाला आत्मनिर्भर बने। अभी जब स्वामी जी बोल रहे थे, अखिलेश्वरानंद जी, तो उन्होंने ये बात कही कि गौशालाओं द्वारा गो आधारित उत्पाद जैसे प्रोम, बर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद, इनको क्रय करने के लिए कृषि वानिकी, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन जैसे विभागों को अनिवार्य किया जाए। हम ऐसी नीति बनाएंगे जिससे इन उत्पादों को खरीद लिया जाए और अधिकतम, आपने गोनाइल की बात कही, फिनाइल की जगह उसका उपयोग करेंगे। तो इस दिशा में हम कदम उठाएंगे ताकि ये बने हुए उत्पाद निश्चित रूप से बिके। अगर गौशाला में बनाने वाले प्राकृतिक पेंट बनेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भवनों की पुताई में भी उनके उपयोग की नीति बनाई जाएगी, ताकि इन पेंटों से पुताई हो तो गोबर और गोमूत्र का अधिकतम उपयोग हो, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। आपने अखिलेश्वरानंद जी चिंतन करके सबके साथ ये सुझाव दिया है कि 8 गो सदनों और 2 अन्य स्थानों पर
गोवंश वन विहार स्थापित किए जाएं, विकसित किए जाएं, वो भी विकसित किए जाएंगे। उसका मॉडल आप बना लीजिए, क्या क्या करना पड़ेगा। और संचालक गो सेवक संस्था ही कोई संचालन उनका करे, उस पर हम काम करेंगे। आपने पंजीकृत गौशालाओं में बिजली के बिल की बात कही है, तो मैं इसका परीक्षण करके बिजली के बिल की दिक्कत गौशालाओं को ना आए उसकी नीति बना दूंगा, ताकि गौशालाओं में बिजली की परेशानी ना हो और गौ माता की हम ठीक ढंग से सेवा कर सकें। एक बात और, गो को चारे की बात और भूसे की बात आती है, हम किसानों को भी प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। मैं किसान भाइयों से विनम्र अपील करना चाहता हूं, पराली मत जलाओ, नरवाई मत जलाओ। ऐसे यंत्र हम गौशालाओं को भी दे रहे हैं। आपकी जानकारी में कि जो गेहूं का बचा हुआ जो जिससे भूसा बनता है नरवाई, उसको काट के भूसे में परिवर्तित कर देता है। हम आग लगा देते हैं कई बार पराली में, नरवाई में, तो वो जल जाती है, उसके साथ कई और जीव जंतु जलते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इससे भूसा बनना चाहिए ताकि गौ माता को भूसे की व्यवस्था हो सके। और मैं सभी गौ सेवकों को, स्वामी जी आपको भी ये निवेदन करता हूं कि गौशाला को एक तो हम लाभकारी बनाने का मॉडल बनाए, दूसरे कम से कम कितने भूसे की और दाने की जरूरत है, उसके लिए न्यूनतम राशि क्या हो सकती है, उसका पुनर्निर्धारण कर दिया जाएगा। और वो राशि भी हम बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि गाय गौशालाओं में गाय को पर्याप्त मात्रा में भूसे की व्यवस्था की जा सके। अभी आपके ध्यान में 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट से हमने गौशालाओं के भूसे के लिए की है। लेकिन स्वामी जी और गौ सेवकों से मैं कहना चाहता हूं, आप चिंता मत कीजिए, 190 करोड़ लगे, 280 करोड़ लगे, 400 करोड़ रुपया लगे, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन गौशाला में गाय को भूखा नहीं रहने देंगे। ये दोनों तरह के प्रयास, एक गौशालाओं में पर्याप्त व्यवस्था, लेकिन दूसरा गौशालाओं को आर्थिक रूप से और घर में भी गाय पालने को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने का काम, ये अगर हमने कर दिया तो अपने आप गाय की रक्षा हो जाएगी। और इसलिए पिछली बैठक में मैंने निर्देश दिए थे, बहुत जल्दी मैं आपके सामने उस बात को भी तय करके उसका ऐलान या घोषणा करूंगा कि हम गाय का गोबर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। किसान घर में भी अगर गाय रखेगा तो गाय का गोबर खरीद के हम उसको आर्थिक रूप से किसान को भी या गोपालक को भी, व्यक्तिगत रूप से गाय करने वाले की जो आय है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। देखो, सभी प्रयास हमको करने पड़ेंगे, एक प्रयास से काम नहीं चलेगा। एक तरफ गौसदन चलाना, वन विहार बनाना, गौशालाओं को ठीक ढंग से चलाना, दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, किसान को राशि देना जो प्राकृतिक खेती करे, और तीसरे गाय और गोमूत्र से बने उत्पादों को लाभकारी बनाने का काम करना। क्योंकि लाभकारी होगा तो लोग प्यार से गौ माता को, गोवंश को रखेंगे, और नहीं तो कुछ लोग स्वार्थ के कारण, और कई बार जायज भी होता है बोझ के कारण कि कहां से खिलाऊं गाय को, तो मारो लट और छोड़ छाड़ दो, इसलिए भी ये प्रवृत्ति पनपती है। इसलिए गौ सेवक मेरे बहनों और भाइयों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम सब मिलकर संकल्प लें कि गाय की सेवा का जो भाव हमारी सनातन संस्कृति का परमानेंट भाव है, इस भाव को हम कैसे और आगे बढ़ा सकें। एक बात और आई, ग्राम पंचायतों में जो गौ सेवा, जो गौशालाएं छोटी छोटी, मैं ये भी सोच रहा हूं कि हर ग्राम पंचायत के बजाय हम कुछ बड़ी गौशालाएं विकसित करें। बहुत छोटी गौशाला में व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती और ठीक ढंग से वो चल भी नहीं पाती, और इसलिए हम 4-4, 5-5 पंचायतों को मिला के भी जहां स्थान उपलब्ध हो बड़ी गौशालाएं विकसित करेंगे, तो उनका मैनेजमेंट भी ठीक होगा। हर गांव में मैनेजमेंट करने वाली टीम नहीं है, इसलिए गौशाला हमारी सफल नहीं होती, फेल हो जाती है। और इसलिए हम 5-6 ऐसी कुछ पंचायतों का एक मॉडल भी बनाए कि जिसमें बड़ी गौशाला और उसको कोई संस्था ले ले, सरकार उसमें पैसे दे और वो संस्था ठीक से चलाए, वैसी गौशालाएं विकसित करने का मॉडल चलाएंगे। लेकिन तब तक जिन गौशालाओं के साथ जमीन दी गई है, वहां अगर अतिक्रमण है तो वो जमीनें अतिक्रमण से मुक्त करवा दी जाएगी, वो केवल गौ माता के काम आए, इस बात की हम व्यवस्था करेंगे। आपने जो और भी सुझाव सोचे दिए हैं, कुछ सुझाव मेरे पास और भी आए हैं, हम उनका भी परीक्षण करेंगे। जैसे एक सुझाव आया है गौशालाओं को काजी हाउस का दर्जा, थोड़ा इस पर हम विचार करके इसके प्लस माइनस देख के, वैधानिक स्थिति भी देख के इस पर हम फैसला करेंगे। गोवंश की गणना होनी चाहिए,
तो वो गणना निश्चित तौर पर करेंगे। और एक गौशालाओं के प्रबंधन और गौशाला से संबंधित समस्याओं के लिए कोई एक डेडिकेटेड अधिकारी जिले में होना चाहिए, क्योंकि सब देखते हैं तो कोई नहीं देखता। और इसलिए अपर कलेक्टर स्तर का एक अधिकारी जिले की गौशालाओं के प्रबंधन के लिए और जो समस्या आती है उनके समाधानों के लिए अलग से नियुक्त कर दिया जाएगा, ताकि हमारे गौ सेवक भी अगर संवाद और संपर्क करना हो तो उससे संपर्क करें। उसका नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। ये एक अच्छा प्रारंभ हुआ है, एक अच्छा प्रारंभ हुआ है। ऐसा सम्मेलन और चिंतन शिविर हर साल हम करेंगे, क्योंकि और समस्या आएगी तो उसका बेहतर समाधान कैसे हो, तो साल में गौ सेवकों का एक सम्मेलन विचार विमर्श के लिए किया जाएगा। आप सब सहमत है ना? अरे है तो जोर से बोलो ना, बोलो गौ माता की। आइए आज एक नया प्रारंभ करें। सरकार और समाज मिलकर गौ माता की सेवा करेगी, उनको बढ़ाएगी, संरक्षण भी करेगी, संवर्धन भी करेगी। लेकिन अकेली सरकार नहीं, सरकार के साथ आप सब भी और समाज भी। हो मंजूर तो बोलो हाँ, अरे जोर से बोलो हाँ। तो आइए आज एक हम गो रक्षा का संकल्प सब मिलकर लेते हैं। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हम गो रक्षा का संकल्प लेंगे।